साथियों, भारतीय राजनीति आए दिन एक नए आयाम और नई दिशा में मुड़ रही है। भारतीय राजनीति में नेताओं के द्वारा दिए जाने वाले एक-एक वक्तव्य और एक-एक बात कई-कई मायने लेकर आगे बढ़ रही है। आज ऐसा ही एक वक्तव्य इंडिया अलायंस के पार्टनर और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे उदयगिरी के द्वारा दिया गया। उनके द्वारा सनातन धर्म के ऊपर एक तीक्ष्ण हमला किया गया है और सनातन धर्म की तुलना कई तरह की बीमारियों और जीवाणुओं से की गई है। यह बात कितनी इंडिया गठबंधन के लिए सेकुलर है और उनके सेकुलर पैमाने पर यह बात कहां बैठती है? यदि यह बात सेकुलर के पैमाने पर नहीं बैठती है तो इंडिया अलायंस के घटक दल जो छोटी-छोटी बात को सेकुलर पैमाने पर नापते हैं, वह चुप क्यों हैं? आखिर क्या वजह है कि आए दिन इंडिया गठबंधन के घटक दलों की तरफ से कभी ना कभी एक-एक कर इस तरह के सनातन धर्म को टारगेट करने वाले बयान दिए जाते हैं। हालांकि इन बयानों को लेकर के घटक दल मुख्य रूप से उन्हें व्यक्तिगत बताकर अपना पल्ला झाड़ लेता है। क्या यह कृत्य, यह आचरण उनको सेकुलर बनाए रखने में मदद करता है या क्या कारण है कि इंडिया गठबंधन के घटक दल देश की बहुसंख्यक आबादी सनातन को टारगेट करते हैं? अब इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं एनसीआर खबर के मुख्य संपादक आशु भटनागर। आशु सर, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर, क्या बात है, आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव धीरे धीरे करीब आते जा रहे हैं। सभी राजनीतिक दल उस दिशा में तैयारी कर रहे हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी विरोधियों के द्वारा दिए गए बयानों को, यहां तक कि बागेश्वर धाम या अन्य कथावाचकों की कथाओं को भी सेकुलर से मापने लगती है। जो कांग्रेस सेकुलर का पैमाना लेकर के भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर होती है मध्य प्रदेश में, वही कांग्रेस जहां एक तरफ बाबा बागेश्वर के धाम में जाकर के वहां के कांग्रेस के नेता हाजिरी लगाते हैं, वही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यपाल रहे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मिजोरम के अजीज कुरैशी इस को लेकर के कांग्रेस को लताड़ते हैं और वो कहते हैं कि कांग्रेस, वर्तमान कांग्रेस ने नेहरू की कांग्रेस की कब्र खोद दी है, उसको दफना दिया है। और आज एक बेहद निंदनीय बयान देश की बहुसंख्यक आबादी सनातन धर्म को टारगेट करते हुए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे उदयगिरी ने दिया है। बयान बेहद निंदनीय है। इस बारे में आप बताइए कि जो इंडिया गठबंधन अभी तक यह कहता था कि भारतीय जनता पार्टी धर्म, जाति या संप्रदाय की राजनीति करती है, उसके विरोध में एक सेकुलर गठबंधन बनाने की बात विरोधी दल करते हैं, तो इस तरह के बयान उनके सेकुलर पैमाने पर कैसे फिट बैठ जाते हैं और कैसे वो बड़े बहुसंख्यक आबादी को लेकर के उनकी भावनाओं को आहत करने से भी पीछे नहीं हटते हैं? क्या उन्हें नहीं पता है कि इसका खामियाजा उनको हर चुनाव में बहुसंख्यक वर्ग की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के कारण हार के रूप में चुकाना पड़ता है? जरा बताइए। डॉक्टर देवेंद्र शर्मा जी, बेसिक प्रॉब्लम क्या है कि भाजपा ने अपना एक जो हिंदुत्व का एजेंडा लिया है, उसके अगेंस्ट अगर आप कांग्रेस को देखेंगे तो कांग्रेस की जो पॉलिसी शुरू से रही है वो मध्य मार्गी रही है। ना तो वो कभी कट्टरपंथ की तरफ ज्यादा जाने की कोशिश करी, उसने दोनों तरफ बैलेंस बनाने की कोशिश करी, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में बीते 10 साल में खास तौर पे देखा जाए तो कांग्रेस अब मुख्य मुकाबले से बाहर है। ऐसे में सत्ता की दोबारा चाहत कांग्रेस की यह मजबूरी बन जाती है कि वो येन केन प्रकरण किसी भी तरीके से कैसे भी लोगों को साथ लेकर भाजपा का विरोध करे। कांग्रेस का INDIA गठबंधन इसी सोच का परिणाम है, जिसमें यह माना जाता है कि जो भी भाजपा का विरोधी है वो हमारा साथी है, किंतु यहीं पर आकर कांग्रेस के साथ प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तमाम ऐसे लोग जिनकी पॉलिटिक्स हिंदुत्व के विरोध के नाम पर चलती रही है, वो भी कांग्रेस के गठबंधन के साथी सेक्युलरिज्म के नाम पर बन जाते हैं। इस देश में धर्मनिरपेक्षता का एक ही मतलब है, वो है हिंदुओं को गाली देना, हिंदुओं को नीचा दिखाना।
आप किसी भी मामले में देखेंगे तो अक्सर यही होता है कि लोग हिंदुत्व की आलोचना करने की कोशिश करते हैं, वो कभी भी दूसरे धर्मों को छूते भी नहीं। चाहे हम ओवैसी को देख लें, तो वो आकर हिंदुत्व में बताते हैं कि यहाँ जाति पाति है, लेकिन वो अपने यहाँ नहीं बता पाते हैं कि भाई हमारे यहाँ भी जाति होती है, हमारे यहाँ भी मुसलमानों में फिरके होते हैं, 72 फिरके होते हैं, तमाम लोगों का अलग अलग जगह जाना प्रतिबंधित है, एक दूसरे के साथ खाना खाना प्रतिबंधित है। तो दुराग्रह और भेदभाव उनके यहाँ है। गुलाम वंश से लेके जो प्रथा थी वो भी यही थी कि गुलामों की तरह रखा जाता था आदमी को, मानवता से भी नीचे। लेकिन उनका जो टारगेट है, जो पॉलिटिकल टारगेट है, वो सॉफ्ट हिंदुत्व होता है, या हिंदुत्व को जानबूझकर निशाना बनाकर गाली देने का होता है। सारे राजनेताओं को ये पता है कि वो अपने फायदे के लिए ये सब काम करते हैं। एमके स्टालिन जो हैं के जो बेटे, मैं एक मिनट वही ला रहा हूँ, एमके स्टालिन के जो बेटे हैं उदयगिरी स्टालिन, जिन्होंने ये बयान दिया है कि सनातन डेंगू की तरह हैं, जिसको कहा जा रहा है कि उनका बयान है, हालांकि उनके प्रवक्ता ने कहा कि मीडिया ने उनके बयान को तोड़ मरोड़ दिया, लेकिन जो हमारे पास ट्रांसलेट होके मीडिया के जरिए आया उसमें ये कहा कि सनातन एक डेंगू की तरह हैं और इनको जो है खत्म किया जाना चाहिए, सनातन में बदलाव नहीं हो सकता। तो बदलाव तो किसी भी धर्म में नहीं हो सकता है। बेसिक प्रॉब्लम क्या है कि ये जो द्रविड़ राजनीतिक दल है डीएमके, जिनका उद्गम ही इसलिए हुआ है कि ये हमेशा हिंदू विरोधी हैं, हिंदी विरोधी हैं, पेरियार की विचारधारा को पोषित करते हैं। पेरियार इस देश में हिंदी विरोध के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने उसके बाद हिंदुओं का विरोध किया और वो हिंदुओं के विरोध के नाम पर पब्लिसिटी पा गए। लेकिन पेरियार का जो बेसिक विरोध था वो द्रविड़ श्रीलंकन उसके साथ मिलके भारत के इस बाकी सिस्टम का विरोध करना रहा है, हिंदी का विरोध करना रहा है। तो ये जो पूरा बयान है ये पॉलिटिकल बयान है, जानबूझ के ये दिया गया है, क्योंकि उनको पता है कि आईएनडीआईए के अंदर अगर रहना है तो तमिलनाडु में सीटों के बंटवारे पर हमको कांग्रेस को बेबस करना पड़ेगा। मैं आपकी बात से एग्री करता हूं, लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं। आईएनडीआई के घटक दल राजनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी का विरोध करें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते सनातन धर्म का विरोध शुरू हो जाता है। तो यह कहां तक आईएनडीए के भविष्य के लिए कहां तक कारगर रहेगा और ये क्या प्रभाव डालेगा आईएनडीए के ऊपर? क्या आईएनडीए के और घटक दल है, क्या वह भी इन वक्तव्यों से सहमति रखते हैं, और यदि नहीं रखते हैं तो उनका स्टैंड क्या हो सकता है? क्या देखिए, आइडियली इस देश के अंदर जो इस देश के संविधान बनाते समय परिकल्पना की गई थी, उसमें यह माना गया था कि हम किसी भी धार्मिक कट्टरपंथ को, चाहे वो समर्थन है या विरोध है, उसको महत्व नहीं देंगे। धार्मिक की जगह हम सामाजिक मूल्यों को स्थापित करेंगे, और भारत का जो इनिशियल दौर है वो उस पर चला। किंतु इसमें बेसिक प्रॉब्लम यह है, चाहे हम यहाँ अंबेडकर को देखते हैं, वहां पेरियार को देखते हैं, इन्होंने सामाजिक उत्थान के नाम पर जातीय वैनमस्ता को बढ़ावा देना शुरू किया। हमने ये 1980s के दौर में बीएसपी में भी देखा, जहां काशीराम जो अब है नहीं इस दुनिया में, उन्होंने नारे लगाए कि एक तो नारा पॉलिटिकल था, मिले मुलायम काशीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम, और उससे पहले था तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। तो ये बेसिकली सामाजिक तौर पर ये बताने की कोशिश थी कि हम एक बड़े वर्ग को इस आधार पर विभाजित करके कांग्रेस से वो वोट छीन सकते हैं जो उसके साथ बंधा हुआ है। अगर आप तमिलनाडु का भी इतिहास देखेंगे तो कांग्रेस से डीएमके ने ये सब कुछ छीना है, और उसकी जो पूरी पृष्ठभूमि रही है वो डीएमके में यही रही है। उन्होंने फिल्में बनाई हैं ऐसी, एम करुणानिधि इस बात के बाकायदा इस बात के लिए जाने जाते हैं कि उन्होंने फिल्मों में वही काम किया जिसके जरिए वो इस बात को स्थापित कर सकें। लगातार उन्होंने अटैक किया तमिलनाडु में, और कांग्रेस को बहुत शून्य पे ले आए। हालांकि जैसे जैसे आगे एआईडीएमके बनी और सारे काम हुए तो उन्हें वापस कांग्रेस के साथ अलायंस करना पड़ा, और वो 2004 से लगातार यूपीए के पार्ट हैं।
अब जो उनकी परेशानी है वो ये है कि ये जो सारे लोग हैं, कांग्रेस की बेसिक प्रॉब्लम क्या है, वो चाहती तो मध्य मार्गी रहना है, लेकिन उसकी परेशानी ये है कि जैसे उसे एंटी बीजेपी में आना पड़ता है, तो ये जो कट्टरपंथी हैं, जितने भी कट्टरपंथी संगठन हैं, इन सबको उसे साथ लेना पड़ता है। अगर वो इन्हें साथ नहीं लेती है तो उसकी संभावनाएं खत्म होने लगती हैं, क्योंकि इनके वजह से एक तीसरा फ्रंट खड़ा हो जाता है और यहां पर आकर कांग्रेस बाकायदा समझौता कर लेती है। क्योंकि वही अभी आप देखेंगे तो नॉर्थ में कांग्रेस को बहुत नुकसान है, साउथ एक ऐसी जगह है जहां पर कांग्रेस के लिए एक पोजीशन स्ट्रांग है। तो वो अपने वोट बैंक या वो जो जिस तरह के वहां लोग हैं उनको खुश करने के लिए ऐसे बयानों पर ये कहकर निकल लेती है कि भाई ये हमारा बयान तो नहीं है। और मध्य प्रदेश में जो उनके नेता हैं वो बाबा बागेश्वर के पास जाते हैं कि बाबा हमें वोट दिला दो। अच्छा आशु सर, क्या इस बात को हम पीछे हमने देखा 2014 के चुनाव के बाद कांग्रेस के थिंक टैंक ने भी विचार किया कि भाई उनके जो एक वरिष्ठ नेता थे एंटनी, उनके द्वारा भी कहा गया कि जो हिंदुत्व के प्रति हार्ड लाइन यूज की गई, इस्तेमाल की गई, उसके कारण कांग्रेस को नुकसान पहुंचा है। 19 का चुनाव, लोकसभा चुनाव आते आते हमने देखा कि कांग्रेस के नेताओं के द्वारा मंदिरों की परिक्रमा की और एक हिंदुत्व की लाइन खींचने का प्रयास किया, लेकिन रिजल्ट बताते हैं कि भाजपा के सामने कांग्रेस की हिंदुत्व की लाइन टिक नहीं सकी है। तो क्या ऐसा इस रणनीति को हम इस परिस्थिति को इस रूप में देखें कि कांग्रेस भी अपने आईएनडीए के जो घटक साथी दल हैं, उनके इस तरह के जो सनातन टारगेटेड बयान है, उनको यह सोचते हुए सपोर्ट इनडायरेक्टली कर रही है, क्योंकि वह और उसके घटक साथी दल जो है वह पूरी तरह बीजेपी के सामने हिंदुत्व को लेकर के बड़ी लाइन नहीं खींच पाते हैं। और हिंदुत्व का जो बड़ा धड़ा है जिसको बीजेपी अच्छा खेलती है जहां पर, उसको छोटी लाइन नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में जो उनका परंपरागत वोट बैंक है, यानी कि वो माइनॉरिटी को लेकर के साध ले, और उसके साथ साथ घटक दल इस पॉलिसी पे लगे हुए हैं कि वो अपने यहाँ पर हिंदुत्व को जातियों में विभाजित करके, किसी के एमवाई फैक्टर, किसी का कुछ ये इस फैक्टर को लेकर के, ये कांग्रेस के सामने एक सॉरी बीजेपी के सामने एक दूसरी तरीके की लाइन खींचने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी देखिए, जहां अखिलेश यादव आधिकारिक मतलब बयान दे चुके हैं कि पीडीए, पीडीए मतलब जी हेलो। पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक, और वहीं पर आप देखिए उनके जो बड़े नेता है जो भाजपा छोड़ करके मौर्य जी, स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में ज्वाइन हुए हैं, वह आए दिन हिंदुत्व और सनातन और जो सनातनी धर्म ग्रंथ है उनको एक तरफ से यानी कि उसे दलित विरोधी बता करके आए दिन बयान देते हैं। तो क्या कांग्रेस के भी अपने घटक साथियों को एक मूक समर्थन है इन बयानों को? देखिए, कांग्रेस में जो राहुल गांधी कैंप है, राहुल गांधी के जो राजनीतिक गुरु हैं वो हैं दिग्विजय सिंह। ये दिग्विजय सिंह वही हैं जो ओसामा जी कहते रहे, जिन्होंने कसाब, जब ये मुंबई का हमला हुआ था तो एक थ्योरी दी थी हिंदू आतंकवाद की, भगवा आतंकवाद की एक थ्योरी बनाने की कोशिश करी थी। और उसमें बाकायदा पुलिस अफसर वगैरह से एक बुक का भी विमोचन हुआ। वो तो दुर्भाग्य ये था कि वो कसाब के हाथ में कलावा बंधा हुआ था, लेकिन फिर भी उसका पता लग गया, वो पकड़ा गया। तो एक कॉन्स्पिरेसी खेलने की तब भी कोशिश की गई। तो जो कांग्रेस में आज की डेट में भी कांग्रेस है, वो राहुल गांधी के कहने पर ही चलती है। सोनिया गांधी उसे पीछे से हेड कर रही है, लेकिन आज की डेट में राहुल गांधी कैंप हावी है। लेकिन कांग्रेस में एक दूसरा कैंप है, वो है प्रियंका गांधी के। प्रियंका गांधी के जो राजनीतिक गुरु हैं वो हैं स्वामी ये जो आपके आचार्य, क्या नाम है इनका, प्रमोद कृष्ण। तो जो आचार्य प्रमोद कृष्णन है, इनकी प्रॉब्लम ये है कि ये कहीं ना कहीं सॉफ्ट हिंदुत्व की लाइन लेते हैं। कांग्रेस में जो इस समय रस्साकशी है, वो अंदर की रस्साकशी ये है कि जो राहुल गांधी कैंप है और जो प्रियंका गांधी कैंप, ये दोनों एक दूसरे को से ऊपर आना चाहते हैं। प्रियंका गांधी कैंप की ही कोशिश थी कि राहुल गांधी लगभग 8 साल के लिए चले गए थे, लेकिन वापस आ गए हैं पिक्चर में। तो अब परेशानी ये है कि जो राहुल गांधी कैंप है, जो उनके जो पॉलिटिकल गुरु हैं या जो पॉलिटिकल विश्लेषण जो उनके एडवाइजर हैं, वो सब लोग, ये जो पीडीए है, ये जो फॉर्मेट है, ये इसी से आते हैं। पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे कांग्रेस को हमेशा बैलेंस दिखना चाहिए।
और उसमें जो ऐसे लोग हैं उनके पास, वो अब पीछे हैं। लेकिन जो इस पॉलिटिक्स को कहते हैं कि जितना आप हिंदुत्व को गाली देंगे, आपको जो रिमेनिंग वोट है वो मिलेगा, तो ये जो स्ट्रेटजी इन लोगों की है ये बताने की कि कांग्रेस अगर इन सब पे काम करे तो हमको ज्यादा वोट मिलेगा, इसीलिए कांग्रेस अपने जो अलायंस हैं उनकी बातों पर पल्ला तो झाड़ लेती है, क्योंकि उसे कुछ हिंदी बेल्ट में हिंदुओं के वोट चाहिए, लेकिन वो उनको हटाती नहीं। यही उनका बेसिक एक फॉर्मूला है कि अभी उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि किसी भी तरीके से कि सबको साथ लाके बीजेपी को हरा लिया जाए, जो कि फिलहाल उनके लिए असंभव सा है। लेकिन वो इस कोशिश में है कि समाज टूटता है तो भी कोई बात नहीं है, और अगर उनको जब वो चाइनीज तक की बातें कर जाते हैं, और कई बार उनके जो राजीव गांधी फाउंडेशन को चंदा लेने की बातें आई, सारी चीजें आई हैं, तो ये जो बातें हैं उससे कांग्रेस थोड़ा सा किनारे करना चाहती है कि हमको सिर्फ सत्ता पाने से मतलब है, एक बार हम सत्ता में आ गए फिर देखेंगे इन सबको। जैसे बीजेपी ने जो आपके सुब्रमण्यम स्वामी का उपयोग किया, तो ये भी सब उपयोग और यूज एंड थ्रो की कोशिश है। लेकिन फिलहाल वो चाहते हैं कि अगर ऐसे बयानों से बीजेपी का नुकसान होता है तो और वोट पोलराइज होता है उनके पक्ष में, तो ये अच्छी चीज है। लेकिन अभी आशु सर आपने एक बात कही कि अभी एनडीए का सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। स्टालिन के बेटे उदयगिरी स्टालिन का बयान इस लहजे से आपने बताया कि राजनीतिक एंगल से जोड़कर देखा जाए कि दक्षिणी बेल्ट में जहां कांग्रेस मजबूत है, क्योंकि उत्तर बेल्ट में कांग्रेस के पास खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है, पाने के लिए भी पाने के लिए बहुत कुछ है, खोने के लिए बहुत ज्यादा नहीं है। उसके पास जो कुछ है वो है दक्षिण बेल्ट में है। तो दक्षिण बेल्ट के जो INDIA के घटक दल है उनको एक डर लगता है कि कहीं ना कहीं जो सीट शेयरिंग होगी उसमें कांग्रेस उससे नुकसान पहुंचा सकती है। और इस तरह के बयान दे करके, यानी कि वह हिंदी विरोधी, हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी, इस तरह के बयान दे करके वह फिर वही क्षेत्रीय और भाषाई आधार पर अपने वोट बैंक को एकत्रित करने की तरफ जुड़ रहे हैं। तो क्या इससे कांग्रेस नहीं महसूस कर रही है कि चुनाव में जाकर के ये लोग जब चुनाव होगा और चुनाव लड़ेंगे तब बीजेपी को नुकसान पहुंचाएंगे, उससे पहले तो एक कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। और ऐसी स्थिति में जब कांग्रेस का नुकसान पहुंचेगा तो क्या इस स्थिति में INDIA एनडीए के सामने कहीं टिक पाएगा क्या? तो कांग्रेस यहां पर अपना दोहरा नुकसान नहीं कर रही है, तो कांग्रेस ये ऐसा नहीं समझ पा रही क्या? कांग्रेस के पास जो अभी भी सीटें हैं वो अधिकतर साउथ की है। राहुल गांधी खुद साउथ इंडिया में से सांसद हैं इस समय। उनकी बेसिक प्रॉब्लम ये है कि जो उनके पास विनिंग पॉइंट है, साउथ उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कांग्रेस का, और जहां उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो उसको इग्नोर नहीं कर सकते। उनके लिए सबसे ज्यादा जो कमजोर पॉइंट है वो उत्तर प्रदेश नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो वो है ही नहीं। हम बार बार बात कर रहे हैं कि हिंदी बेल्ट में उन्हें जरूरत है, असल में अगर आप हिंदी बेल्ट में कांग्रेस की सीटें गिनेंगे तो वो दहाई के आंकड़े तक पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो वो ये मान के चल रहे हैं कि हम यहाँ पर कुछ नहीं ले सकते। कांग्रेस का जो बेसिक है वो साउथ में है, वेस्ट में है और ईस्ट में है, यानी कि बंगाल में। अब आप बंगाल में समझिए कि बंगाल में उनके लिए अलग तरीके की प्रॉब्लम है, क्योंकि बंगाल में 3 एक से एक धुर विरोधी पार्टियां हैं, ममता बनर्जी, वामपंथी दल और कांग्रेस। ये लोग ऊपरी तौर पे तो एक हो जाते हैं, लेकिन जो इनके यहाँ लोकल जो कैडर लेवल पे जो लड़ाई झगड़े हैं उनको ये लोग एक नहीं कर सकते। तो जो कांग्रेस की जो मेन वो है कि कांग्रेस को पता लगता है कि बंगाल में भी उनको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां तो परिस्थिति ये है कि वामपंथी दल से कोई चुनाव लड़ता है तो वो बीजेपी की शरण में जानता है कि भाई हमें बचा लो टीएमसी के गुंडों से। तो जो ये जो सारी चीजें ना, देखने में एक अलग चीज लग रही है हमें कि INDIA में सब मिल रहे हैं, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे कार्यकर्ता है वहां पर भी संघर्ष है। तो जो कांग्रेस के पास जो सबसे सेफ पॉइंट है वो साउथ है, और वो उन सीटों को बिल्कुल भी कब्जे से नहीं जाना देना चाहती, और ये चाहती है कि DMK जैसी पार्टियों के साथ मिलकर अगर हमें कुछ फायदा होता है तो हमें इन बातों को सुनने में, स्वीकार करने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वो इस तरह फायदे की लगे। मैं वही कह रहा हूं कि क्या इस तरह के बयान कांग्रेस और INDIA को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं? क्या कांग्रेस इसको नहीं समझ रही है? ये तो ठीक है कि स्टालिन से हाथ मिला लिया फायदे के लिए, लेकिन इस तरह के बयान कांग्रेस के लिए कितने आत्मघाती हैं और INDIA के लिए?
देखिए, ये बात आप और हम कह सकते हैं कि ये बयान कांग्रेस के लिए आत्मघाती है, लेकिन जो कांग्रेस का वर्तमान नेतृत्व है वो ये मानता है कि उसको नॉर्थ में सीटें नहीं मिल रही हैं, तो वो अपनी 100 सीटें, 70 सीटें, 90 सीटों के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं, अगर उन्हें वाकई 150 सीटें चाहिए हो जिसमें नॉर्थ की भी 30-40 सीटें आए, तो वो नुकसान की सोचेंगे, लेकिन उनकी जो पहली प्रायोरिटी है। स्टालिन का बयान देखा जाए तो अगर स्टालिन अपने हिंदू विरोधी, हिंदी विरोधी जो मतदाता है उनको एक करते हैं और वो चाहते हैं कि तमिल और गैर हिंदी भाषी एक हो जाए और वह उनका वोट बैंक बने, तो क्या इस वोट बैंक में कांग्रेस का वोट बैंक मर्ज होकर के स्टालिन और उनके लिए नहीं जा रहा है? तो ये भी तो कांग्रेस के लिए नुकसान की बात है। और दूसरी बात, मैं आप जवाब देना, इस एक सवाल और जोड़ देता हूं, वह यह कि क्या दक्षिण के ऐसे राज्य जहां अभी तक जो बीजेपी दक्षिण के दुर्गों को भेद नहीं पाई है, वहां पर ऐसे बयान जो हिंदू और सनातन विरोधी, आपको मैं मानता हूं कि दक्षिण में सनातन को लेकर के काफी सेंसिटिव और भावनाएं लोगों की पीठ पर होती है, तो क्या वह जो वर्ग है, समाज है, वह लोग एक तरफा होकर के बीजेपी के लिए नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। देखिए, बीजेपी का अभी तक साउथ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं है और बीजेपी भी लगातार लुक साउथ पॉलिसी पे काम कर रही है कि हमको साउथ में, बीजेपी भी 2024 में साउथ से एक बड़ा हिस्सा 20 सीटों तक, 30 सीटों तक निकालने की कोशिश में लगी हुई है कि हमको इतनी बड़ी स्ट्रेंथ वहां मिले। तो ये जो संघर्ष है ये बढ़ेगा, घटेगा नहीं। ये जो स्टालिन का जो बयान है या जो इस तरह के बयान है, ये देश के लिए खतरा है, लेकिन राजनीतिक दलों को इसमें कभी अपने लिए खतरा नहीं दिखता है। चाहे हम यहाँ स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें, चाहे बिहार में हम जो उनके एक मंत्री थे जिन्होंने रामायण को लेके हाँ बात कही, उनके लिए खतरा नहीं है, क्योंकि राजनेताओं को, आप स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी में थे तो कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन जैसे ही वो उस बीजेपी से बाहर आए, खौल से बाहर आए, तो उन्होंने जो है बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें लगता है कि यही मेरे वोट बैंक को पोलराइज करने का तरीका है। तो हर नेता अपनी अपनी कोशिश कर रहा है और चुनाव तक देश के लिए दुर्भाग्य है। मैं कांग्रेस या बीजेपी के लिए इसमें कोई दुर्भाग्य नहीं मानता, ना मैं एमके स्टालिन के लिए कोई दुर्भाग्य मानता हूं, ना मैं सपा के लिए मानता हूं। आपको याद होगा कि आप और हम एक उत्तर प्रदेश की बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के साथ बैठे थे और हम इसी हिंदू मुसलमान पे उनसे पूछ रहे थे कि आखिर आप बार बार बीजेपी की पिच पर क्यों आ जाते हैं। तो उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी, तो क्या आप उन्होंने हमसे कहा था कि क्या तुम चाहते हो कि हम भी ये कह दें कि हाँ मुसलमानों की गलती है? हम बिल्कुल नहीं करेंगे इस बात को कि मुसलमानों की गलती है, हम मुसलमानों की बात सही कहेंगे। तो ये जो एक पैरामीटर है, उन्होंने कहा था क्या छोड़ दे। जी, तो ये जो एक पैरामीटर है, ये जो पॉलिटिक्स है, इसमें बेसिकली राजनीतिक दलों को ये पता है कि हिंदुत्व पे तो हमें कोई मानेगा ही नहीं और विकास का एजेंडा इनके पास है नहीं, क्योंकि ये खुद ही जातिवादी नेता हैं, खुद ही परिवारवादी नेता है। आप देखिए स्टालिन परिवार में भी तीन वो तो हो ही गई पूछते हैं। एमके स्टालिन भी लगभग 70 के आसपास के हैं, उनका बेटा भी जो है 45-50 साल के हैं, तो आगे जाके सत्ता उनको ही मिलनी है। तो यहाँ क्या है, ये जो पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां, या तो क्षेत्र के नाम पे हैं, या धर्म के नाम पर हैं, या जाति के नाम पे हैं। और पेरियार और अंबेडकर की जो पॉलिटिक्स है वो बेसिकली क्या है, जाति को टारगेट कर कर ही चलती रही है कि हम अगर जाति को गाली देंगे तो हमको कुछ लोग समर्थन करेंगे, जबकि जो बीजेपी की पॉलिटिक्स है वो धर्म को लेकर चलती रही है। इसलिए बीजेपी हमेशा धर्म के नाम पर जोड़ना चाहती है और ये लोग कहते तो जरूर हैं कि हम जाति को हटाना चाहते हैं, लेकिन ये दरअसल समाज को तोड़कर, विभाजित करके सत्ता पाना चाहते हैं, क्योंकि इस देश में बहुत सारी चीजों के साथ हमको ये आपकी बात ठीक है। हाँ, जी बोलिए। आपकी बात ठीक है कि अगर जातियां टूट जाएंगी तो वह भारी भरकम वोट बैंक कहीं ना कहीं बीजेपी से मर्ज हो जाएगा, भले ही जातियां किसी के प्रयास से टूटे। और अगर जातियां खड़ी रहती हैं तो बीजेपी का जो हिंदुत्व वोट बैंक है वह जगह जगह बिखर जाएगा और बीजेपी के लिए नुकसान की बात है। मैं लास्ट रिमार्क उस पर आपसे सवाल रोक पूछता हूँ सर। एक मिनट, इस तरह के जी। मैं रोक रहा हूं। देखिए, जाति को लेकर दो तरीके की राजनीति है। जो जातिवादी नेता हैं या जो परिवारवादी या क्षेत्रवादी नेता हैं, ये बेसिकली चाहते हैं कि जातियों को तोड़ दिया जाए,
ये एक विघटनकारी विचार होता है कि जिसमें ये कहा जाता है कि फला एक जाति या दो जातियां जो हैं देश में दमनकारी रही हैं या उनको गालियां दी जाती हैं, और बाकी सबको कहा जाता है कि तुम अपनी जाति को प्रदर्शित करो। तो ये समाज में विघटन लाते हैं। लेकिन जो बीजेपी का जो हिंदुत्व वाला पॉलिसी है, ये लोग कहते हैं कि नहीं, हम जाति को तो मानते हैं मगर हम सारी जातियों को समावेशी एक साथ ले आते हैं। तो यहाँ जो प्रॉब्लम है वो राजनीतिक सत्ता पाने के तरीके पे है, क्योंकि बीजेपी को ये लगता है कि अगर हम हिंदुत्व को मजबूत करते हैं तो सब लोग हमारे पास आते हैं। इनको ये लगता है कि चूंकि वो जिन जातियों की राजनीति को लेकर ये चल रहे हैं, जैसे ये द्रविड़ की राजनीति करते हैं डीएमके, तो उनको लगता है कि अगर हम द्रविड़ और हिंदी विरोधी बातें करेंगे और जो हिंदुत्व है उसको गाली देंगे तो हमको हमारा वोट बैंक और मजबूत होगा। तो यही एक बैलेंस और डिसबैलेंस है जो हमारे भारत के लिए खतरा है, पार्टियों के लिए खतरा नहीं है। तो जहां हम बात करना चाह रहे हैं कि इंडिया को नुकसान होगा, इंडिया INDIA को कोई नुकसान नहीं है, मगर जो भारत देश है उसको नुकसान है। नहीं, अभी इसको मैं राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में आपसे सवाल पूछूं कि इस तरह की बयानबाजी से आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में INDIA कहां खड़ा दिखता है और NDA कहां दिखाई देता है, तो जरा बताइएगा। देखिए, ऐसा है कि INDIA अभी स्टैब्लिश हो रहा है। अगले 2 महीने, जैसे 2 अक्टूबर तक इन्हें एक नया वो करना है, दिल्ली में बैठक करनी है, और जो इन्होंने 15 कमेटी बनाई है, यहाँ पर अगर ये कुछ कंक्रीट प्रपोजल बना ले जाते हैं और तीसरे मोर्चे की गुंजाइश खत्म कर देते हैं। जैसे इनके पास अभी प्रॉब्लम क्या है कि अगर विधानसभा चुनाव होने हैं तो विधानसभा चुनाव तक कुछ राज्यों में इनके साथ जो जैसे KCR हैं वो नहीं आएंगे, क्योंकि उनको अपने राज्य में चुनाव जीतना तो कांग्रेस से लड़ना है, तो वो अभी थोड़ा पीछे रहेंगे कि भाई मैं इसका पार्ट नहीं हूँ। इधर मायावती ने मना कर दिया कि भाई मैं आऊंगी नहीं। तो जो ऐसी पॉलिसीज हैं ये अगले 2 से 3 महीने 4 महीने तक चलेंगी, लेकिन इन्होंने कॉन्क्रीट जब तक ये अपना प्रपोजल पूरा सॉलिड नहीं कर लेंगे तब तक ये कहना बहुत जल्दबाजी है कि INDIA जो है NDA को चुनौती देकर हराने में सक्षम होने वाला है। अभी परिस्थिति सिर्फ ये है कि हम लोग INDIA की चर्चा कर रहे हैं, जो अब तक हम UPA की चर्चा भी करना भूल गए। बस इतना सा इनको फायदा है। ठीक है सर, तो आज की इस परिचर्चा को हम इस नोट पर लाके छोड़ते हैं कि जो INDA या देश के अन्य राजनीतिक दलों के द्वारा जिस तरह से सनातन विरोधी बयानबाजी की जा रही है, वह एक तरह से अपने निजी राजनीतिक स्वार्थों के लिए उसको तवज्जो दी जा रही है। और इससे बढ़कर यदि हम बात कहें कि जो भाजपा विरोधी दलों के द्वारा INDIA गठबंधन बनाया जा रहा है, उसमें सभी गैर भाजपाई मुख्यतः अधिकांश दल अपने आप को निवेश तो कर रहे हैं, इन्वेस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट का बड़ा हिस्सा वह लोग छुपा के रख रहे हैं कि जिसको चाहते हैं वो आने वाले विधानसभा चुनाव में रहे, जिससे उनकी क्षेत्रीय ताकत भी बनी रहे और INDA के माध्यम से वह केंद्र की सत्ता में भी ताल ठोक सके। लेकिन इस तरह के दल शायद यह भूल जाते हैं कि जिस तरह से उनके द्वारा देश के बहुसंख्यक वर्ग और सनातन धर्म को टारगेट किया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है, इसका बहुत ज्यादा प्रभाव बहुसंख्यक मतदाताओं पे पड़ता है। और ये बहुसंख्यक मतदाता यदि इन दलों के विरोध में मतदान के समय अपना गुस्सा प्रकट कर दे तो इन लोगों के लिए केंद्र की सत्ता की राह बहुत मुश्किल होगी। और ऐसी स्थिति में फिर दिखाई देता है कि जब इन लोगों के सामने हार आ जाएगी या बहुसंख्यक मतदाताओं का गुस्सा सामने होगा, तो यह लोग आत्मविश्लेषण ना करके, अपनी खुद की समीक्षा ना करके, ये फिर से EVM के रूप में एक विकल्प तलाशते हैं और हार का टीकरा या असफलता का टीकरा फिर से EVM के ऊपर फोड़ सकते हैं। लेकिन जिस तरह देश के अंदर सनातन सभ्यता, सनातन संस्कृति और सनातन धर्म के मानने वालों की भावनाओं को आहत किया जा रहा है, यह वाकई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद आशु सर। साथियों, यदि आपको हमारी यह चर्चा अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक शेयर कीजिए और अपने विचार इस वीडियो के बारे में हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।